नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। बिस्तक के इस खास शो में हम बात करेंगे रिलायंस कैपिटल की, एक ऐसी कंपनी, अनिल धीरूभाई अंबानी की एक ऐसी कंपनी जो अब बिकने के कगार पे खड़ी है, जो बर्बाद हुई उसके बाद बिकने के कगार पे खड़ी है। तो आइए बताते हैं ये किस्सा कि आखिर रिलायंस कैपिटल के साथ क्या बड़ी खबर आई और इसका पूरा किस्सा आपको बताएंगे कि कैसे रिलायंस कैपिटल अर्श से फर्श पर आ गई। आपको पता है क्या कि कभी अनिल अंबानी का एक सपना था, उनका सपना था कि भारत में एक वर्ल्ड क्लास बैंक तैयार करना चाहते थे वो। लेकिन आपको बताएं कि वर्ल्ड क्लास बैंक तो छोड़िए, वो अपना एनबीएफसी रिलायंस कैपिटल भी खड़ा नहीं रख पाए और उसको भी आज बेचने की कगार पर कंपनी आ गई है और आज उसको भी उनको बेचना पड़ रहा है। तो आइए आपको किस्सा सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि बड़ी खबर क्या है रिलायंस कैपिटल के लिए। असल में रिलायंस कैपिटल अब बिकने की बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है। रिलायंस कैपिटल के लिए बड़ी खबर है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की तरफ से, यानी एनसीएलटी की तरफ से, जिसने रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हरी झंडी दे दी है। एनसीएलटी ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी आईआईएचएल की 9,861 करोड़ रुपए की बोली को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी आईआईएचएल के सामने अब रास्ता साफ हो गया है रिलायंस कैपिटल को खरीदने का। हालांकि इसमें अभी एक बड़ा पेच अटका हुआ है, वो है टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स का। टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स का इस कंपनी की खरीदारी में एक पेच लगा हुआ है। टोरेंट ने कहा है कि आईआईएचएल जो रिलायंस कैपिटल को खरीद रही है उसको वो न खरीदने दिया जाए और उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। अब मसला क्या है कि एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने रिलायंस कैपिटल के लिए इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको अप्रूवल दे दिया है। हुआ ये था कि अनिल अंबानी अपनी रिलायंस कैपिटल को भी नहीं चला पाई और फिर ये कंपनी बिकने की कतार में खड़ी हो गई। मामला अप्रैल 2023 का है, जब आईआईएचएल ने कर्ज से दबी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगा दी थी और इस कगार में इस बिडिंग प्रोसेस में सबसे आगे आ खड़ी हुई थी। तब दूसरे राउंड की ऑक्शनिंग हुई थी। इस बिड में 9,661 करोड़ रुपए क्रेडिटर्स के लिए और 200 करोड़ रुपए रीइंबर्समेंट के लिए तय किए गए थे। हालांकि आईआईएचएल की इस बिड को क्रेडिटर्स का भी पूरा सपोर्ट मिला और 99% क्रेडिटर्स ने इस बिड के पक्ष में वोटिंग की, लेकिन टोरेंट इसके खिलाफ एनसीएलटी पहले चली गई, लेकिन टोरेंट ने इसके खिलाफ कानूनी चुनौती पैदा कर दी। रिलायंस कैपिटल खरीदने के लिए असल में दो दावेदार हैं। पहला दावेदार आईआईएचएल और दूसरा दावेदार टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स। दोनों के बीच में रिलायंस कैपिटल को लेकर एक रस्साकसी, एक जंग का माहौल छड़ा हुआ है। मामला असल में दिसंबर 2000 में जाता है इस कंपनी की खरीदारी से जुड़ा हुआ, जब टोरेंट ने 8,640 करोड़ रुपए की बोली रिलायंस कैपिटल के लिए लगाई थी। नीलामी के बाद आईआईएचएल ने इसी कंपनी के लिए 9,000 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। इसके बाद हुआ दूसरा ऑक्शन। टोरेंट ने इसके खिलाफ एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया। इसमें टोरेंट के पक्ष में फैसला आया और दूसरी नीलामी गलत करार दी गई। अब मामला चला गया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी के पास। यहां दूसरी नीलामी की इजाजत दे दी गई, यानी अगस्त में नीलामी की इजाजत दे दी गई। अगस्त में टोरेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और इसको लेके जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तभी तय होगा कि आखिर किसकी बिड मंजूर मानी जाएगी। खैर, अब बात करते हैं रिलायंस कैपिटल के डूबने की और उसके लिए सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये कर्ज का किस्सा क्या है, क्यों कंपनी को ऑक्शन किया जा रहा है, क्यों नीलाम की जा रही है। तो कंपनी के कर्जों की अगर हम बात करें तो कंपनी पे करीब 40,000 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड डेट है। इसमें प्रिंसिपल सिक्योर डेट ही 16,000 करोड़ रुपए के हैं। अब लैंडर्स के बीच में जब ये जो बिड आई हैं, इनसे तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे और आप अंदाजा लगाइए कि बैंकरों का केवल 65% कर्ज ही रिकवर होगा, वो भी जो प्रिंसिपल डेट है उसका। खैर, रिलायंस के कैपिटल के डूबने की कहानी में रिजर्व बैंक का एक फैसला बेहद अहम है। बात है नवंबर 2021 की, जब आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया था। आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड का टेकओवर कर लिया था और इसके साथ ही अनिल अंबानी के डूबते कारोबारी जहाज में एक और छेद हो गया। मसला क्या हुआ था, आरबीआई को क्यों ये एक्शन लेना पड़ा, उसकी वजह थी कॉरपोरेट गवर्नेंस की गड़बड़ियां और पेमेंट्स में डिफॉल्ट का मामला। इसके चलते आरबीआई को
रिलायंस कैपिटल का बोर्ड सुपरसीड करना पड़ा। खैर, आरबीआई ने बाद में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी और इसके लिए एप्लीकेशन डाल दी। इसके बाद वो हालात पैदा हुए जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया था, यानी कंपनी के बिकने का पूरा मसला। अब बात करते हैं रिलायंस कैपिटल के धंधे की, और ये बात बताएंगे आपको कि कंपनी आके डूब कैसे गई। रिलायंस कैपिटल एक एनबीएफसी है और अनिल अंबानी के अगर बुरे हालात के लिए कोई एक चीज जिम्मेदार है तो वो है कर्ज। वो है उनकी वो जिद की किसी कीमत पर भी ग्रोथ करनी है। ये बात 2007, 8, 9 की है, जब वो किसी भी कीमत पे अपनी कंपनियों की ग्रोथ करना चाहते थे और उसके लिए भारी भरकम कर्ज लेने से गुरेज नहीं करते थे। 2017 में जब रिलायंस कम्युनिकेशन धराशायी हुई तो उसके बाद अनिल अंबानी का पूरा कारोबारी साम्राज्य जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ मैनेजमेंट, कमर्शियल फाइनेंस और होम फाइनेंस जैसे कारोबारों में है। होम फाइनेंस की अगर आप बात करें तो आपको लगेगा कि कोई ऐसी कंपनी है जो घर खरीदने के लिए होम बायर्स को कर्ज देती है, लेकिन रिलायंस का अगर हम बात करें तो रिलायंस होम फाइनेंस का धंधा ही कुछ अलग था। कंपनी ने अपना 50% से ज्यादा पैसा होम बायर्स की बजाय दूसरी कंपनियों को उधार दे दिया था। अब आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह की गड़बड़ियां ये थीं। ये कंपनियां रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की थीं जिन्हें ये कर्ज दिए गए। हालात ऐसे आ गए कि मार्च 2019 में कंपनी के पास केवल 11 करोड़ रुपए की नकदी बची। दिसंबर 2019 की अगर हम बात करें तो सितंबर 2019 में केयर रेटिंग्स ने रिलायंस कैपिटल के डेट को डिफॉल्ट स्टेटस दे दिया। कंपनी को पैसा मिलना बंद हो गया और मजबूरी में रिलायंस कैपिटल ने उन कंपनियों में स्टेक बेचना शुरू कर दिया जो अच्छा कारोबार कर रही थी। इसके बाद से हालात बिगड़ते चले गए और फिर 2021 का नवंबर आया जब आरबीआई को रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को सुपरसीड करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन रिलायंस कैपिटल के किस्से में जब हम बैंकों का जो पैसा डूबा उसकी बात करते हैं, तब हम उन इन्वेस्टर्स की बात भी करते हैं जो बुरी तरह से इस कंपनी में फंस गए। आपको शायद पता नहीं होगा कि रिलायंस कैपिटल की इस क्राइसिस में 7.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स भी फंसे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें इस कंपनी से एग्जिट का मौका मिलेगा। इसी 31 जनवरी में पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की लगाई पाबंदियों को जब हम देखते हैं, या जैसा हमने 2019 में यस बैंक के मामले में आरबीआई के एक्शन को लेकर देखा था, तो हमें रिलायंस कैपिटल का जिक्र भी करना पड़ता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे भारत के बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई जैसा बेहद सख्त रेगुलेटर होने के बावजूद बैंक और एनबीएफसी आज भी डूब जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।